नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अक्षर एजुकेशन सेंटर में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक 10th क्लास का जो चल रहा है बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उसके अंदर देखिए मैं आज बात करने वाला हूं रेस्पिरेशन के बारे में, और रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, पूरा डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों को जहाँ तक नॉर्मली हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना जब हम सांस लेते हैं तब, है ना। क्या इतना ही होता है रेस्पिरेशन का मतलब? नहीं, रेस्पिरेशन एक बहुत ही ब्रॉड और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें हम। देखिए रेस्पिरेशन मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स से हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को अच्छे से आपको समझना है। रेस्पिरेशन मेनली 3 टाइप्स से हो सकता है और तीनों को हम समझेंगे यहाँ। देखिए पहला जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रोसेस में, एक ऑक्सीजन होता है एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और अब एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। तो लास्ट क्या बचता है? लास्ट है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो कंडीशन बनती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब जो रेस्पिरेशन होता है वो इसके अंदर आएगा। अब ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ कुछ डिफाइन की गई हैं, डिसाइड की गई हैं कि व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। Okay, and this one is anaerobic respiration. ये है एरोबिक और वो है एनाएरोबिक, ठीक है। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। और ये जो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका कुछ खास नाम नहीं है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी है कि ये जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है? ये जो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे फूड के साथ मिक्स होती है, उसे बर्न करने में हेल्प करती है, और फिर वो जो फूड है वो बर्न होकर, ठीक है ना, वो जो फूड है वो बर्न होकर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड देन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो जो है पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन फॉर्म्स में हमारी बॉडी में जो है वो फैल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी है। अब रेस्पिरेशन का और डाइजेशन का एक अच्छा खासा कहना चाहिए कनेक्शन है। अब कैसा कनेक्शन है? तो देखिए रेस्पिरेशन की जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो हमारे बॉडी में, या कहना चाहिए जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज हैं, ईस्ट हैं, ये आ जाते हैं, तो उनकी बॉडी में भी एक साइटोप्लाज्म, मैं यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है ये पहले स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो स्टेप है इसका साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा? साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कब बनेगा? ग्लूकोज तभी बनता है जब आप खाना खाते हैं, जब आप फूड जो है च्यू करते हैं एंड उसका डाइजेशन होता है, देन ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है,
अब ये जो ग्लूकोज है ये डिकम्पोज होता है, ये ग्लूकोज डिकम्पोज होता है एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन यहाँ पर इसकी सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये ग्लूकोज इसमें 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं? 6 कार्बन्स होते हैं। 6 कार्बन्स आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, C6H12O6 है ना। ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ये सेकेंड प्रोसेस में पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। अब ये पायरूवेट जो है ये 3 कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल है। इसका फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, C3H4O3। ये फॉर्मूला है किसका? पायरूवेट का, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक, तो अब हुआ क्या, फर्स्ट प्रोसेस में साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हुआ, जो कि एक 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 6 कार्बन का कंपाउंड जो है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरूवेट जो है वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब कंपाउंड में क्या क्या है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये इसे हम ऑक्सी पायरूविक एसिड भी कहते हैं, ऑक्सी पायरूविक एसिड भी कहा जाता है। पायरूवेट का एक और नाम है, या इसे पायरूविक एसिड भी कहा जाता है। हम इसे यहाँ पर पायरूवेट नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये तो है स्टार्टिंग प्रोसेस। अब स्टार्टिंग प्रोसेस इसके बाद स्टार्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, स्टार्टिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट, सेकेंड, और ये जो तीनों है ये थर्ड प्रोसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, समझ गए हैं आप? स्टार्टिंग कहाँ से हुई भाई? साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये डिकम्पोज होता है, पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ये पायरूवेट जो है 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब ये जो पायरूवेट है ये अलग अलग, ये 3 जो प्रोसेस हमें दिख रही हैं रेस्पिरेशन की, ये जो टाइप्स दिख रहे हैं, इन तीनों में अलग अलग टाइप से डिकम्पोज हो जाता है ना। अब कैसे डिकम्पोज होता है, तो भाई देखिए, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो नॉर्मली हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन थोड़ा कम है, तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, लेकिन कम होगी। और जब मैंने आपको पहले बताया कि जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कम होती है, पहले हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस है ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहाँ पर अलग कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होंगे। तो ये हम देख लेते हैं, ये स्टार्टिंग प्रोसेस थी। अब इस स्टार्टिंग प्रोसेस के बाद मैं फिर से यहीं पर आ जाता हूँ, इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा, जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, पायरूवेट, क्या बात कर रहे हैं हम? पायरूवेट। और यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन काम करता है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कौन करता है? तो हम करते हैं रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारी बॉडी से क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सक्रेट होती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी से क्या क्या निकलता है? आपको पता है कि जब हमने ऑक्सीजन को अंदर किया, इनहेल किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। और एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो डाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, ये बर्न करने में हेल्प करती है फूड को। ठीक है ना, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनती हैं भाई? यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं आफ्टर द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी में नीचे लिख देता हूँ। तो भाई इतनी बड़ी सी प्रोसेस में जो पाइरूवेट है यानी कि 3 कार्बन वाला एक जो मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, वो ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है ना। और ये जो पार्ट हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। एनर्जी आपको मालूम है, हम कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है, जब हम जो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें कार्बन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल कर देते हैं। और वाटर आपको मालूम है, पसीना आ रहा है हमारी बॉडी में, ये वही चीज़ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस कहाँ होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो। तो जो ईस्ट वगैरह है, जो कुछ बैक्टीरियाज है, इन बैक्टीरियाज में ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल हो जाती है। अब यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो विदाउट ऑक्सीजन की प्रोसेस के भाई क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन पाइरूवेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। और ये तीनों प्रोसेस जो है ये मैंने आपको अभी बताया था। फर्स्ट प्रोसेस क्या बताई थी मैंने आपको कि भाई साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हुआ, उस डिकम्पोज जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, और पाइरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये और ये प्रोसेस आती है। तो फर्स्ट हमने देख लिया ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब सेकंड हम यहाँ आ रहे हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से। अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ईस्ट वगैरह हैं या और भी अदर बैक्टीरियाज हैं, उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है या जो आफ्टर रेस्पिरेशन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है ना। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरियाज हैं या ईस्ट हैं या फंगस जो भी हैं, जब भी इनमें रेस्पिरेशन होता है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ये नहीं करते रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो भाई क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी फॉर्म होती है। अब एथेनॉल क्या होता है, तो एथेनॉल का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, C2H5OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। इसे हम चैप्टर नंबर 4 में ये जो एथेनॉल है और भी अदर कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं इन्हें, और अच्छे से वहाँ पर डीपली डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में समझेंगे इसको, ठीक है। तो भाई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक प्रोसेस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो मैंने बोला कि भाई ये वाली रेस्पिरेशन की प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी बॉडी में ही होती है। पाइरूवेट फॉर्म होने के बाद होता क्या है, कभी कभी हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारी बॉडी में यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, कोई ना कोई डिफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही हमें। अब यदि किसी बॉडी की पार्ट में, चाहे हम हाथ की बात करें, चाहे हम पैर की बात करें, चाहे हम कमर की बात करें, यदि किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीटली जो है पूरी नहीं हो पाती। अब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पर ये वाला जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये उतना कहना चाहिए कि अच्छे से फॉर्म नहीं होता, इनका बनना बिल्कुल क्लियरली नहीं होता। उस पर्टिकुलर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, है ना। अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो है ये भी एक 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, और एनर्जी,
ठीक है ना। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, अब ऑक्सीजन की कमी किस पार्ट में होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारा पैर हो, है ना, चाहे कमर हो, चाहे कोई और पार्ट हो। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होती है। तो अब क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण फॉर्म होता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में जो है क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होने लगता है, खिंचाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अपने, कहना चाहिए, फुल जितना उसका कैपेसिटी है उस पार्ट का ऑक्सीजन को इनटेक करने का या यूटिलाइज करने का, वो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण उस पर्टिकुलर पार्ट में लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से क्रैम्प आ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है। ठीक, तो ये 3 टाइप थे एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के। अब ये तो हमने भाई चलिए समझ लिया। अब ज़रा हम प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। प्लांट्स की बात हम कर लेते हैं। देखिए, प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए उनकी जो लीव्स हैं, है ना, वो लीव्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि उन लीव्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फुलफिल करते हैं। ठीक है ना। जो प्लांट्स में स्टोमेटा आपने सुना होगा, है ना। जो स्टोमेटा एक पर्टिकुलर पार्ट है, तो डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये है ओपन और ये क्लोज्ड ही कहना चाहिए इसे। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो स्टोमेटा है, एक पत्ती जो है, लीव्स जो है, उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। अब ये स्टोमेटा प्लांट्स में गैस के एक्सचेंज में बहुत हेल्प करते हैं। हमको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस से बिल्कुल ऑपोजिट रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन वो एक्सक्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ठीक है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और समझना होगा कि भाई प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन जो है ये अपने फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस में भी करते हैं। खाना बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ जो है वो प्लांट्स करते हैं। तो भाई खाना बनाने के लिए करते हैं, तो फिर क्या हुआ, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है प्लांट्स की, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो अब देख लेते हैं ज़रा हम। मेन यहाँ पर यदि हम फैक्टर्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, है ना, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट। अब देखिए जो प्लांट्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंट रहने पर बहुत अच्छे तरीके से होती है। ठीक है ना। प्रॉपरली जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यदि सनलाइट नहीं है तो डेफिनेटली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है
उसमें कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। या हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट की एब्सेंस में, या कहना चाहिए रात में जब जो है सनलाइट नहीं होती, तब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो यदि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़? प्लांट्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करेंगे ही नहीं। मतलब हमने एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सक्रीट की है, एक्सहेल की है, उसका यूज़ यदि प्लांट नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? ठीक है, तो वही समझने की बात है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन कब? जब सनलाइट का प्रेजेंट हो, है ना, सनलाइट प्रेजेंट हो वहाँ पर। तो भाई सनलाइट का प्रेजेंट तो दिन में रहता है, तो मतलब जो प्लांट्स हैं वो इन द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का फुली यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। लेकिन नाइट में यही प्रोसेस जो है वो उल्टा होने लगती है। मतलब अब जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हो रही है। मतलब वो खाना बना ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही उन्हें। यदि हम गैस में खाना रख दें और गैस ना जले तो खाना बनेगा क्या? है ना, गैस नहीं जलेगी तो खाना नहीं बनेगा। बस वही सेम चीज़ प्लांट्स के साथ है कि भाई उनकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस लिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड तभी इम्पॉर्टेंट है जबकि सनलाइट हो। अब जब सनलाइट मतलब नाइट के टाइम यदि सनलाइट नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन प्लांट्स नहीं करेंगे। इसलिए हमें कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि जो रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, पेड़ ने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल नहीं की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये थी एक प्लांट की रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हेल्प करते हैं, या रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके कारण होता है? स्टोमेटास के कारण होता है। थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। स्टोमेटा का जो आउटर होता है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है ना, गार्ड सेल्स के अंदर यहाँ पर ये आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है, ये इसका एक मेन पार्ट है जहाँ से गैसेस जो है वो इनहेल और एक्सहेल होती हैं एक प्लांट में। जब ये जो डे टाइम होता है, डे टाइम में ये जो स्टोमेटा का ये जो इनर पार्ट है ये ओपन हो जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये इनर पार्ट ओपन होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, मतलब ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन करने के लिए। जबकि जो रात का टाइम होता है, एट द नाइट टाइम, ये स्टोमेटा का ये जो अंदर का पोर्स है ये क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन दैट मीन्स कि डाइजेशन की प्रोसेस से जो रिलेटेड है वो नहीं होगा, तो इसलिए ये पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस एकदम कहना चाहिए कम हो जाती है प्लांट्स में। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो हेल्प करता है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स में। जैसे कि हमारा लंग्स हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक, समझ गए होंगे आप। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किन स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। और उसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको यदि मैं कवर कर सकता हूं तो उन्हें भी कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।